गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम साइंस और कक्षा छठवीं की एनसीईआरटी साइंस दोनों को पढ़ा रहे हैं। यह बैच आगामी परीक्षाएं जैसे सीडीएस, एनडीए, असिस्टेंट कमांडेंट, मध्य प्रदेश पुलिस, जेल प्रहरी और जो विभिन्न प्रकार के पेपर हो रहे हैं उन सभी के लिए ही चलाया जा रहा है, जिसमें साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपका सिलेक्शन करवा सकती है। अगर आप लोग ये साइंस नहीं पढ़ेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। ठीक, तो अब आप लोग बताइए कि आप लोगों ने आप पुरानी वीडियो देखी होंगी, उसमें आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा मेरी वीडियो की नहीं लगी। अगर आप लोगों को लगी हो तो आप वहाँ मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि लगी है, और नहीं लगी तो उसको भी बता सकते हैं कि नहीं लगी सर, और बताइए कि क्या करें क्या नहीं करें। तो अब देखिए, सबसे बड़ी बात आपको ये मालूम है होना चाहिए कि आप लोग जब तक पढ़ेंगे नहीं तो कैसे हो जाएगा, इसलिए आपको खुद पढ़ना होगा। कोई आपको, आप खाना खाते हैं तो आपको कोई खाना खिला नहीं देता है, आपको खुद खाना होता है। जब छोटे थे तो आपको खाना खिला दिया जाता था, ऐसे जब आप छोटे थे तो आपको पढ़ाया जाता था, लेकिन अब आप बड़े हो गए हैं, आपको खुद पढ़ना होगा। कोई नहीं आपको पढ़ने के लिए कहेगा कि आप पढ़ने बैठ जाओ। खुद पढ़ोगे आप तभी आप कुछ कर सकते हो। अगर आपके माँ बाप ज़बरदस्ती बिठा लेंगे आपको तो आप वो उसको बुक लिए रहोगे लेकिन पढ़ोगे नहीं। और आप अगर एक बार अपने मन से बैठ गए ना 1 घंटे के लिए, तो मेरा भाई लिखित ले लो मुझसे कि आप बिल्कुल अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाओगे। बस 1 घंटे के लिए बैठ के तो देखो अपना, फिर अपने आप 2 घंटे हो जाएंगे, तुम्हारे 3 घंटे हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। चलो देखते हैं, देख आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी बात कही गई है, दिख रहा है ना आपको कि चलने पर, कांटों पर चलने वाला व्यक्ति मंजिल तक जल्दी पहुंच जाता है। क्या लिखा है? कांटों पर चलने वाला व्यक्ति मंजिल तक जल्दी पहुंच जाता है क्योंकि कांटे पैरों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। यही कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों के ऊपर कठिन परिस्थितियां या विभिन्न प्रकार की आपके ऊपर परिस्थितियों जो आपकी अच्छी नहीं है, अगर आपको वो हो रहा है, परेशानी हो रही है, तो आपको अगर जैसे लगता है कि मैं सुबह उठ रहा हूँ तो मुझे दिक्कत हो रही है, मैं ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, ये हो रहा है, विभिन्न प्रकार की चीज़ें, तो आप जल्दी से जल्दी अपने कहाँ पहुँच जाएंगे? लक्ष्य तक पहुँच जाएंगे। जो आपका लक्ष्य है, अगर आपको आईएएस बनना है, एडीएस निकालना है, एनडीए निकालना है, मध्य प्रदेश पुलिस निकालना है, या फिर जेल प्रहरी का पेपर निकालना है, या विभिन्न प्रकार के पेपर जो भी आपको निकालना है वो सारे आप निकाल सकते हैं। बस आपको क्या है, कांटों पर चलना पड़ेगा। आप ये बताइए, जैसे आप लोग कभी रोड पर चलते होंगे गर्मी वगैरह में, तो आप कितनी जल्दी पहुंच जाते हैं जहां आपको जाना है? क्यों? आपके पैरों में क्या हो रही होती है? जलन हो रही होती है। उसी प्रकार आप अपने मन में, जो जो आपका मन है, उसको भी आपका मन को कष्ट हो रहा है कि मैं इतना पढ़ रहा हूँ, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, अच्छे से खा नहीं पा रहा हूँ, ये विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें हैं ना, इन सब चीज़ों के लिए ही तो आपको करना है कि आप इन सब चीज़ों को आगे चलकर अच्छे से कर सकें। ठीक ना? तो जो व्यक्ति कांटों पर चलने वाला व्यक्ति होता है वो मंजिल तक बहुत जल्दी से जल्दी पहुंच जाता है। ठीक ना? अब आप लोगों को क्या, आप लोगों के ऊपर है कि आपको कांटों पर चलना है कि आपको रुई पर चलना है। रुई मीन्स अच्छी भी चीज़ होती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। अब देखिए, अब हम लोगों को स्टार्ट करना है कक्षा छठवीं की एनसीईआरटी। जो कक्षा छठवीं में एनसीईआरटी है उसका अध्याय 9 है ये, जिसमें है सजीव। आप लोगों को मालूम होगा सजीव क्या होता है, निर्जीव क्या होता है। अब आपने बचपन में पढ़ा भी है। सजीव वो व्यक्ति होता है जो सांस लेता है, खाना करता है, क्रिया करता है, मीन्स विभिन्न प्रकार की प्रजनन करता है, वो क्या कहलाता है? सजीव कहलाता है। और अब आपको ये मालूम होना चाहिए जीव क्या होता है। वही जीव ही सजीव कहलाता है। निर्जीव और जीव दो घटक होते हैं अपने पर्यावरण में, निर्जीव और जीव, निर्जीव और सजीव। निर्जीव वो वस्तु होती है जिसमें हम क्या करते हैं, खाना नहीं खाते हैं, विभिन्न प्रकार की, वो एक स्थान से दूसरे तक नहीं जा सकती है, वो क्या कहलाती है? निर्जीव। लेकिन सजीव वो वस्तु है जो खाना खा सकती है, प्रजनन कर सकती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है। लेकिन इसके अपवाद भी है। अपवाद क्या है? पेड़। पेड़ एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकता है, वो एक ही स्थान पर खड़ा रहकर भी जिंदा रहता है। आप लोगों ने अगर छुई का पेड़ देखा होगा तो आप लोग उसको छुओगे तो वो अपने आप मुरझा जाता है। तो इसी यही तो मतलब है कि वो जिंदा है जब तो मुरझा रहा है। आप पत्थर को छुओगे तो क्या पत्थर मुरझा जाएगा? पत्थर नहीं कभी मुरझाता है। लेकिन छुई मुई का अगर आपने पेड़ देखा होगा और आप उसको छुएंगे तो आप क्या, वो पेड़ तुरंत मुरझा जाएगा। यही तो उसका प्रमाणिकता है कि पेड़ जीवित रहते हैं। ठीक, और वो बढ़ते में वृद्धि भी करते हैं। अब इसके बाद देखिए आप कि यहाँ, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, घटक। घटक भी होते हैं जिसके, जिन सब चीज़ों से मिलकर क्या बना होता है? जीव बना होता है, वातावरण बना होता है, पर्यावरण बना होता है। अजैव घटक क्या कहलाते हैं और जैव घटक क्या कहलाते हैं, ये मालूम होना चाहिए आपको। अजैव घटक वे घटक होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे कि निर्जीव, निर्जीव चीज़ें कहलाती हैं। अजैव मीन्स जिसमें जिंदा नहीं है, जान नहीं है, वो क्या कहलाती हैं? अजैव। ये मिसप्रिंट है, अजैव लिखना है, आ जा में आई की वाह। अजैव घटक कहलाते हैं जिसमें जान नहीं है, और जैव घटक वे कहलाते हैं जिनमें जान है। अब इसके बाद आता है अनुकूलन। अनुकूलन वो वातावरण होता है जिसमें हम रह सकते हैं। आपको मालूम होगा कि आप जम्मू कश्मीर के लोग गोरे क्यों होते हैं और दक्षिण भारत के लोग काले क्यों होते हैं? क्योंकि वो लोग
वहाँ पर अनुकूलता है वैसी कि वहाँ पर जम्मू कश्मीर में 12 महीने बर्फ जमी रहती है और दक्षिण भारत में 12 महीने सूरज निकला रहता है। यही कारण है तो वहाँ के लोग काले होते हैं और जम्मू कश्मीर के लोग गोरे होते हैं। और अगर आप लोग जम्मू कश्मीर चले जाएंगे वो व्यक्ति, तो वो वहाँ अच्छे से रह नहीं पाएगा, लेकिन जम्मू कश्मीर का व्यक्ति अगर वहाँ आ जाएगा तो वो भी अच्छे से नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो उनका शरीर जो है उस वातावरण के अनुकूल है। मीन्स जम्मू कश्मीर का वातावरण जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और दक्षिण भारत का वो जो है दक्षिण भारत के लोगों के लिए है। ठीक, आवास क्या होता है मैंने बता दिया, जहाँ आप लोग रहते हैं जिस स्थान पर रहते हैं वो आवास कहलाता है। स्थलीय आवास क्या है, जो धरती है, अपन कहाँ रहते हैं, लोग कहाँ रहते हैं, जानवर कहाँ रहते हैं, स्थलीय आवास में। और जलीय आवास वो होता है जहाँ मछलियाँ वगैरह या विभिन्न प्रकार के जलीय जीव रहते हैं। और मरुस्थल क्या होता है, जहाँ पर फसल नहीं उगाई जा सकती, मरुस्थल कहलाता है। आपने देखा भी होगा मरुस्थल अपने यहाँ सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, आपको मालूम होगा कौन सा मरुस्थल है, मरुस्थल है थार मरुस्थल, जो कहाँ है, राजस्थान में है और गुजरात में भी फैला हुआ है थोड़ा सा। अब इसके बाद आता है पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र कैसे क्या कहलाते हैं, जहाँ पहाड़ होते हैं, बहुत बड़े बड़े पर्वत होते हैं, उनमें पेड़ पौधे लगे होते हैं, जंगल बना होता है। जैसे अपने यहाँ कौन सा पर्वत है सबसे बड़ा, हिमालय। अपने भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आप लोग सोच रहे होंगे क्या है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट नहीं, अपने यहाँ है केटू गॉडविन ऑस्टिन, इसको भी विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए घास स्थल क्या होता है, घास स्थल होता है जहाँ जो जानवर होते हैं वो जानवर क्या करते हैं, घास को खाते हैं, अपना पेट भरते हैं, वो कहलाता है घास स्थल। अब इसके बाद आता है, देख नहीं रहा है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, आगे देख लेंगे। हाँ देखिए बल, इसके बाद आता है आपको, ये मैंने एनसीईआरटी खत्म कर दी है, ये मतलब ये है मेरे का, मेरी मतलब इसको दिखा दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। देखो दिखाई दे रहा हूँ, 2 मिनट। हाँ कोई बात नहीं, आज नहीं देख, कल देख लेंगे अपन उसको, थोड़ा था और इसमें था, कोई बात नहीं देख लेंगे। देखिए अब इसके बाद आपको ये दिख रहा है वर्तुल गति, क्या लिखी है, वर्तुल गति। वर्तुल गति वो गति होती है जो वृत्ताकार होती है, जैसे अपनी पृथ्वी कैसे चक्कर लगाती है, तो वर्तुल गति में चक्कर लगाती है। कैसे लगाती है, वर्तुल गति मानी वृत्ताकार में। दूरी क्या होती है, जैसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जितनी वो समय जो वो उतना डिस्टेंस है, वो क्या कहलाएगी, दूरी। मापन क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ आप मापते हैं, हमने बताया था आपको उस दिन की, आप शक्कर ऐसे तो नहीं कहेंगे एक दाना दे दो, या क्या कहेंगे 1 किलो दे दो। और गति क्या होती है, जितनी स्पीड से आप चलते हैं वो उसकी गति है। आवर्ती गति क्या होती है, आपने अपनी पेंडुलम घड़ी देखी है कभी, आपके घर में अगर टंगी होगी पेंडुलम, जो एक वो घंटा सा हिलता रहता है, ऐसे आगे पीछे करता रहता है, वो कहलाती है आवर्ती गति। मीन्स आवर्ती गति मीन्स उसमें एक गोली गेंद टाइप में रहती है, वो एक लंबाई में ना बढ़ने वाले तार में लगी होती है, वो हिलती रहती है, जिससे समय बताती है। और सरल रेखी गति वो कहलाती है जो एक सरल रेखा में चलती है। जैसे आप लोग क्या है, एक सरल रेखा में क्या उदाहरण क्या है, जैसे कि आप लोग एक बिल्कुल सपाट रोड पर क्या हो रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, तो एक सरल रेखा आएगी। और इसके बाद सरल गति है, इस एसआई मात्रक मैं पढ़ा चुका हूँ पहली वीडियो में, और माप की मात्रक भी मैं पहली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो वो देखिए, जिससे आपको मालूम पड़ सके, ये पूरी प्ले लिस्ट दी गई है इसमें। अब देखिए बल क्या होता है, बल जैसे कि आपने किसी को गाल पे मार दिया तो उसको एक बल लग गया है, उसको लग जाता है, वो बल है। आप ट्रैक्टर में धक्का लगा रहे हो, वो एक बल है। आप जैसे कि कोई चीज पे कार्य कर रहे हो, जैसे लिख रहे हो, तो उस पर भी एक बल कार्य करता है, ये ख्याल रखना। कोई भी चीज बिना बल के नहीं होती, इसको विशेष ध्यान रखना है। बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था, यानी कि अगर वो वस्तु विराम अवस्था में है तो उसको गति अवस्था में या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकती है, परिवर्तित कर सकती है। जैसे आप एक कुर्सी रखी हुई है तो उसको उठाकर आप बाजू में कर सकते हैं। जैसे साइकिल चला रहे हैं तो उसको आप बल लगाकर ही चला पाते हैं। जैसे ट्रैक्टर में धक्का दे रहे हैं तो उसको भी बल लगा रहे हैं, ठीक ना। ये बल का उदाहरण है। अब आगे चलते हैं। बल का ऐसा ही मात्रा क्या आ गया, बल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि बल का ऐसा ही मात्रा क्या है, तो बल का ऐसा ही मात्रक है न्यूटन। अब ये पूछा जा सकता है बल का सीजीएस मात्रक क्या है, तो बल का सीजीएस मात्रक है डाइन। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डाइन कितने बराबर होता है, एक डाइन बराबर कितना होता है। अब आप इसको क्या करिएगा, खोजिएगा एक डाइन बराबर क्या होता है। तो एक डाइन बराबर होता है 10⁻⁻5। क्या होता है, 10⁻⁻5। इसको विशेष ध्यान रखना है। एक डाइन बराबर होता है 10⁻⁻5। ठीक। अब इसके बाद चलते हैं हम आगे कि कोई भी चीज़ जैसे कि 10⁻5 डाइन होती है। अब इसके बाद आगे आ गए, बल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से बल होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल या क्षीण बल एवं प्रबल बल। सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल वह बल होता है जो ब्रह्मांड में प्रत्येक कण के ऊपर, कण लिखा है कारण नहीं लिखा है, क्या लिखा है, कण, कण के ऊपर एक दूसरे को केवल अपने द्रव्यमान के कारण ही आकर्षित करता है। जैसे आप लोगों को मालूम है, आप लोग खड़े क्यों होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी पर। चंद्रमा पर कितनी प्रतिशत गुरुत्वाकर्षण बल है, तो 1/6। क्वेश्चन ये आ सकता है कि जैसे कोई लिख देंगे कि यदि पृथ्वी पर उस वस्तु का भार 6000 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उस वस्तु का भार क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, उसमें सीधे 6 के भाग दे देना और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1000। ठीक ना।
तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहलाता है? जिससे व्यक्ति एक दूसरे से बंधे रहते हैं वो है गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल है और चंद्रमा पर 1/6% गुरुत्वाकर्षण बल है। ऐसे जहाँ जहाँ अपन मीन्स बिना गुरुत्वाकर्षण बल के कुछ नहीं है, बस ये है अपनी पृथ्वी और जो ब्रह्मांड है वो भी एक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही एक सदा हुआ है। ठीक, अब पृथ्वी सूर्य के चारों और चंद्रमा पृथ्वी के चारों कौन से बल के कारण चक्कर लगाती है? बताइए आप, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अब देखिए विद्युत चुम्बकीय बल क्या होता है। विद्युत चुम्बकीय बल कितने प्रकार के होते हैं? विद्युत चुम्बकीय बल दो प्रकार के होते हैं। बाह्य बल, विद्युत चुम्बकीय बल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से हैं? स्थिर वैद्युत बल और चुम्बकीय बल। अब देखिए स्थिर वैद्युत बल क्या होता है? दो स्थिर बिंदुओं, स्थिर दिख रहा है, स्थिर, दो स्थिर बिंदुओं के आवेशों के मध्य बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युत बल। अब देखिए चुम्बकीय बल क्या कहलाता है? दो चुम्बकीय ध्रुवों के बीच लगने वाला बल चुम्बकीय बल कहलाता है। अब इसके बाद मैंने आपको यहाँ वो लिख दिए गए हैं कि चुम्बकीय बल जो क्या फॉर्मूला क्या है और स्थिर वैद्युत बल का फॉर्मूला क्या है। तो आपको ये जरूर याद करना है, क्योंकि स्थिर वैद्युत बल बराबर कहीं कहीं आ जाता है क्वेश्चन। तो स्थिर वैद्युत बल बराबर 1/4πe इंटू Q1 इंटू Q2/r² होता है। स्थिर वैद्युत बल बराबर 1/4πe इंटू Q1 इंटू Q2/r²। यहाँ पर जो E है दिख रहा है ना, E, ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है E, ये क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता है। क्या है? परमिटिविटी। क्या है? परमिटिविटी, माध्यम की विद्युतशीलता। इसके बाद आते हैं चुंबकीय बल। दो ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है? चुंबकीय बल। चुंबकीय बल क्या फॉर्मूला क्या है? चुंबकीय बल 1/1/4πμ इंटू M1 इंटू M2/r²। ये M1 M2 क्या है पता है आपको? ये M1 M2 उनके ध्रुव हैं और ये क्या है? उनके वैद्युत बल के जो स्थिर ध्रुव है वो है, और ये चुंबक के ध्रुव है। ठीक, ये विद्युत के ध्रुव है और ये काय के हैं? चुंबक के। इसको विशेष ध्यान रखना, ये हैं विद्युत के, ये हैं चुंबक के। ठीक, अब इसके बाद आते हैं अपन कहाँ कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो 1/4πμ इंटू M1 इंटू M2/r² होता है। अब इसके बाद आते हैं चुंबकीय, हमने बता ही दिया चुंबकीय बल क्या कहलाता है। विद्युत चुंबकीय बल दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। कितना सरल है। विद्युत एवं चुंबकीय बल मिलकर विद्युत चुंबकीय बल की रचना करते हैं। यह फोटॉन नामक कण, क्या लिखा है? ये कण लिखा है। क्या लिखा है इधर? कण लिखा है। कण के कारण माध्यम से कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से, विद्युत चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10 के ऊपर 38 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। कितने होता है? 10 के ऊपर 38 गुना। यहाँ जो प्रिंट नहीं हो पा रहा था, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया 10 के ऊपर 38 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा बल अधिक शक्तिशाली होता है? तो विद्युत चुंबकीय बल अधिक शक्तिशाली होता है, ना कि गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल अधिक शक्तिशाली होता है? विद्युत चुंबकीय बल। अब आपको मालूम है पृथ्वी एक क्या है? चुंबक है। इसमें उत्तर व दक्षिण ध्रुव पाए जाते हैं, इसको विशेष ध्यान रखना आप लोग। अब देखिए आपने 38 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। अब बस इसके बाद आगे आते हैं। अब दुर्बल बल क्या होता है? मैंने अभी बताया 4 प्रकार के बल होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल बल एवं प्रबल बल। दुर्बल बल क्या होता है? दुर्बल बल रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाला बीटा कण, रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाला बीटा कण। देखिए ये है बीटा कण, दिख रहा है? ये नीचे वाला क्या है? ये बीटा कण है, ठीक ना। रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाला बीटा कण नाभिक के अंदर एक न्यूट्रॉन का प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एवं एंटी न्यूट्रिनो के रूप में विघटन के फलस्वरूप निकलता है। एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन का प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन व एंटी न्यूट्रिनो के रूप में विघटन के फलस्वरूप निकलता है। ये आपको देखिए यहाँ दिख रहा होगा, एक न्यूट्रॉन ये है, एक न्यूट्रॉन में से एक प्रोटॉन निकल दिया और फिर उसमें से एक बीटा निकाल लिया, फिर उसमें एंटी न्यूट्रॉन निकल गया। क्या हो गया? एंटी न्यूट्रॉन ऐड हो गया, ठीक ना। तो ये क्या है? दुर्बल बल कहलाता है। दुर्बल बल का क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन व एंटी न्यूट्रिनो के बीच परस्परिक क्रियाएं क्षीण बलों के माध्यम से होती है। कौन से बल के माध्यम से? क्षीण बल। क्षीण बल में सीधी बात बिल्कुल नाम मात्र का बल हो, आपको महसूस भी ना हो कि ये भाई बल है कि नहीं। अब देखिए दुर्बल बल या क्षीण बल का परिमाण कितना होता है? 10 के ऊपर ऋण 13। यहाँ ऋण लगाना था, 10 के ऊपर कितना है? ऋण 13। कितना है? 10 के ऊपर ऋण 13 होना है, 10 के ऊपर ऋण 13। क्या है? इसमें जो चिन्ह नहीं लग रहे थे तो इसीलिए ये ऋण वगैरह ये लिखा गया है। 10 के ऊपर ऋण 13 क्या है? 10 के ऊपर ऋण 13 गुना होता है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है ये कौन से नामक कण के आदान प्रदान होता है? इसमें बोसान नामक कण। कौन सा है? मैं बोल रहा हूँ, इसमें लिखा हो चाहे नहीं, इसको विशेष ध्यान रखना। कौन सा कण होता है? बोसान नामक कण होता है, विशेष ध्यान रखना, ठीक ना। अब इसके बाद हम आगे आते हैं। प्रबल बल क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फोर्स। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि प्रबल बल आखिर है क्या। प्रबल बल क्या होता है? नाभिक के अंदर दो प्रोटॉन
नाभिक के अंदर दो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पास पास शक्तिशाली आकर्षण बल के कारण ही जुड़े होते हैं। कौन कौन से? नाभिक के अंदर दो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पास पास शक्तिशाली आकर्षण बल के कारण ही जुड़े होते हैं, इसे ही प्रबल बल कहते हैं। यह बल अति लघु परास बल कहलाता है। इसका परास 10⁻⁻15 मीटर कोटि का होता है। कोटि समझते हो क्या होता है? कोटि मीन्स होता है करोड़। समझ में आया? कोटि मीन्स क्या होता है? कहीं क्वेश्चन आ जाए 1 कोटि बराबर कितना होता है, तो 1 करोड़ होता है। ठीक, 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का होता है, इसको वैसे ध्यान रखना है। और प्रबल बल दो क्वार्कों, प्रबल बल क्या होता है? दो क्वार्कों की पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न होता है। ठीक, इसको वैसे ध्यान रखना है आपको। अब देखिए बल का आवेग क्या होता है। जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है, जैसे मैंने ये पेन रखा और हटा दिया, ऐसे ये जब कोई बड़ा बल तो किसी वस्तु पर, मैंने ये अपने फोन पर ये पेन रखा और हटा दिया, थोड़े समय के लिए कार्य कर रहा है ना, तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को, जितने समय मैंने इसको रखा और इसको उठाया, बल कितना है तथा समय अंतराल कितने समय के उठाया को, उस बल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। ये आवेग हो गया हमारा। ठीक, अब निकलते हैं आगे। क्या होता है आवेग बराबर, फॉर्मूला आ जा सकता है। आवेग बराबर क्या होता है? आवेग बराबर होता है बल गुणित समय अंतराल या फिर संवेग में परिवर्तन। आवेग बराबर क्या होता है? बल गुणित समय अंतराल या संवेग में परिवर्तन। ठीक, अब इसके बाद आता है संतुलित बल क्या होता है, ये भी मालूम होना चाहिए आपको। संतुलित बल आपको क्या है? अपनी संतुलित क्या है? जैसे अगर आपने एक बार कोई अच्छी बड़ी चीज रख दी, क्या रख दिया, जैसे उदाहरण ले ले अपन, टंकी रख दी आपने, वो टंकी ऐसी होगी, बहुत बड़ी टंकी रख दी, तो अब वो एक बार जब वो रखी गई ना, तो अब गिरेगी नहीं ना, यहाँ होगी ना वहाँ होगी, क्योंकि वो एक स्थिर बल हो गया, संतुलित बल है उसमें ना। उसका पूरा जो वो है ना, क्या कहते हैं उसको, भार हर एक जगह एक सा है। ऐसा नहीं है कि आपने एक चुंगी ली और चुंगी का भार क्या होता है, अलग अलग जगह रहता है, अलग अलग, तो इसलिए वो गिर जाती है। लेकिन संतुलित बल का मतलब होता है जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल, नहीं ये तो संतुलित नहीं है, जब किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य करते हो, क्या एक से अधिक मीन समझते हो, जब आप टंकी रखेंगे तो पूरी जगह के बल कार्य करेंगे, तो उसका बलों का परिणामी बल कितना हो, शून्य हो, तो उस पिंड को संतुलित अवस्था में होगा। ठीक ना, ऐसे ही टंकी क्या होगी, संतुलित होगी, गिरेगी नहीं। क्या कहलाता है? संतुलित बल कहलाता है। अब देखिए असंतुलित बल क्या कहलाता है? जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल इस प्रकार लगते हैं कि, कार्य करते हैं कि वस्तु किसी एक बल की दिशा में कार्य करने लगता है। जैसे आपका ट्रैक्टर है या मोटरसाइकिल है, उसको आप बल लगाएंगे तो आप जैसे आगे करेंगे तो आगे जाएगा और पीछे करेंगे तो पीछे जाएगा। ये क्या, कौन सा बल है? असंतुलित बल है। लेकिन आप कहेंगे जो उसके कहते हैं टायर, वो ट्रेन है बिना टायर वाली, तो ना तो तुम आगे लगा सकते हो उसको बल, ना पीछे लगा सकते हो, वो तो है, लेकिन एक समझा रहा हूँ, वो तो खिसक सकता है, खींच सकते हैं आदमी। तब बस आज का इतना ही था हमारा लेक्चर। और मैंने आपको बताया कि इसकी पहले वाली वीडियो में बताया जो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का है, कि आप लोगों को यदि कोई फ्री में चीज़ मिल रही है ना, तो उसको आप सदुपयोग कीजिए। ये मत सोचिए कि यार भाई वो तो फ्री में दे रहा है तो क्या करना है, वो तो फ्री में मिल रही है। और अगर आप लोगों को कोचिंग में वहाँ पैसे देकर मिल रही है तो आप लोग वहाँ बहुत शौक से पढ़ते हो, चाहे उनसे अच्छा ही पढ़ा रहे होंगे हम लोग, लेकिन आप लोग सोचते हो कि नहीं वो पैसे ले रहे हैं तो वो अच्छा पढ़ाते होंगे। नहीं, ये आपकी गलत सोच है, ये सोच आपकी गलत है। वो अच्छा पढ़ाते हैं, ये नहीं कहना कि वो अच्छा नहीं पढ़ाते, पढ़ाते हैं, लेकिन आप लोगों की जो सोच मेरे प्रति, मेरे इस चैनल के प्रति है कि वो कोचिंग, वो वहाँ अच्छा पढ़ाते हैं, पैसे ले रहे हैं, तो ये गलत बात है आपकी। मैं आप लोगों को इतना अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा रहा हूँ। पूरी लुसेंट साइंस आपको कोई ने नहीं पढ़ाई होगी, पूरी यूट्यूब चैनल पे देख लेना, अगर किसी ने पूरी लुसेंट साइंस पढ़ाई हो तो बता देना अभी कि हाँ इसने लुसेंट साइंस पढ़ा दी। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि आप इसको अच्छे से शेयर कीजिए भाई, जिससे ये सबसे ज़्यादा लोगों पर पहुँच सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकें। आप तो लाभ उठा ही रहे हैं, साथ में एक व्यक्ति और हो जो जो उसका लाभ उठाना चाह रहा है, उसको नहीं मालूम है मेरे चैनल का, तो उसको बताइए कि भाई ये सर है मुकुल सर, उसको उनका चैनल पढ़िए आप, जिसमें आपको साइंस कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको चैनल पसंद आया हो और लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर पहुँच सके। ठीक है, अब आप लोग देख लीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।